बट द पॉइंट इज कि जो हम धीरे धीरे जब चुनाव आगे बढ़ रही है, हमारा समाज बढ़ रहा है, तो आने वाला भविष्य क्या होगा, आने वाले किस प्रकार की समाज की हम कल्पना करेंगे। जनता ने क्या, अब जनता हमें लगता है इतनी मैच्योर हो गई है कि वह यह मानकर चलती है कि दो चार किसी जाति के नेता अगर एक दल से दूसरे दल में अपने राजनीतिक हितों स्वार्थों के कारण अगर वह पाला बदलते हैं, तो क्या जनता भी पाला बदल लेगी। एक ऐसी सशक्त सरकार है जो कानूनों को न केवल पास करा सकती है बल्कि उसे लागू भी करवा सकती है। नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो। चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं होता। विधानसभा या लोकसभा के चुनाव, उससे सरकारें बनती हैं, लेकिन ये चुनाव समाज का सच बताते हैं, समाज की सोच बताती हैं, समाज के साहस के बारे में बात करती हैं, समाज के डर के बारे में बात करती हैं और समाज की चिंता भी सामने लाती हैं। चुनावों को कई नजरिए से देखा जाता है और उत्तर प्रदेश का ये चुनाव जो अभी संपन्न हुआ है और जिसके बारे में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, उस चुनाव के नतीजे ने समाज का कौन सा अक्स दिखाया है, समाज का कौन सा रूप सामने लाया है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे आने वाले भविष्य की राजनीति पर, क्योंकि इस चुनाव ने कई ऐसे दृश्य दिखाए हैं, कई ऐसी तस्वीरें पेश की हैं जो आने वाली राजनीति को प्रभावित कर सकती है। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव दो तरफा चुनाव माना गया। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे का मुकाबला हुआ और इस कांटे के मुकाबले के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कांग्रेस और बसपा, ये दो दल बुरी तरह हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं जबकि बसपा को महज 1 सीट मिली है। वो पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, उसकी मायावती, उस पार्टी को इस बार के चुनाव में केवल 1 सीट मिली है। बसपा की भविष्य की राजनीति पर भी चर्चा करेंगे, कांग्रेस का क्या होगा उस पर भी बात करेंगे और इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के सोशल साइंस फैकल्टी के डीन रहे प्रोफेसर रजनी रंजन झा। रजनी रंजन झा साहब लंबे समय से न केवल अध्यापन कर रहे हैं बल्कि इनका कई चीजों में शोध है और इन्होंने अभी हाल में इनका एक बहुत ही लंबा प्रकाशित हुआ लेख, करीब 36 पेजों का वो लेख मैंने पढ़ा और वो एक इंटरनेशनल मैगजीन में इतना शोध परक लेख था। उसमें इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर अभी तक यानी नरेंद्र मोदी सरकार तक जिस तरह से कैबिनेट और प्रधानमंत्री कार्यालय का समन्वय होता रहा, उसके प्रभाव किस तरह से रहे, कब वो प्रभाव घटा, किन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में, किन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में किस तरह का प्रभाव था, किस तरह के लोग थे उसमें, क्या उसकी प्राथमिकताएं थी, इस पर बहुत ही सुंदर लेख लिखा है। तो उस लेख को पढ़ने की जरूरत भी है और इस वक्त हम उनसे समझेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारीक रंग को, जो अभी चुनाव हुए हैं उसके नतीजों को कैसे देखते हैं प्रोफेसर झा साहब, और इसकी व्याख्या वो कैसे करते हैं भाजपा की जीत को, समाजवादी पार्टी की हार को और बसपा के पराभव को। झा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग चुनाव को भी हमने देखा और हम लोग पत्रकार के तौर पर इस चुनाव को देखते रहे हैं, इसका आकलन भी करते रहे हैं। इस बार के चुनावों में पत्रकारों का आकलन बुरी तरह फेल हुआ है। हम लोगों ने देखा कि जमीन पर जिस तरह का आक्रोश था लोगों में इस सरकार के प्रति, और उससे जो आकलन बना उससे हम लोगों ने ये नतीजा निकाला कि ये वोट विपक्ष की ओर जाएगा, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। जब नतीजे आए हैं तो देखा यह गया है कि सत्ताधारी पार्टी को, जो पहले से सत्ता में थी उत्तर प्रदेश में, उसको न केवल बहुमत मिला है बल्कि पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोट मिले हैं। वोट प्रतिशत में उसके इजाफा हुआ है। हालांकि विपक्ष भी इस बार उसके साथ अधिक लोग खड़े दिखाई दिए, अधिक वोट प्रतिशत उसको मिला, अधिक लोगों का साथ मिला और ये चुनाव पूरी तरह से दो ध्रुवीय हो गया। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? आपने कई चुनाव देखे होंगे पहले भी, लेकिन इस चुनाव को, 2022 के चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं?
देखिए 2022 का चुनाव जैसा कि लग रहा था कि सपा के अखिलेश यादव बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं या चुनौती पेश करेंगे। अ, ऐसा जो फाइनल रिजल्ट आया उससे प्रतीत नहीं होता है। ये निश्चित है कि उन्होंने अपनी सीटों में बढ़ोतरी की और बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की। उनके वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि हुई और ज़्यादा वृद्धि हुई। लेकिन इसके साथ ही यह भी सत्य है कि बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज था वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ा और बीजेपी ने जिस प्रकार की जीत हासिल की उस प्रकार की जीत की उम्मीद बहुत से पत्रकारों को, बहुत से एनालिस्ट्स को नहीं थी। हालांकि यहाँ मैं यह बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे जो एग्जिट पोल थे वो हमेशा से कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आएगी। लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो अखिलेश ने जो चुनावी रणनीति तैयार की, जो गठजोड़ तैयार किया और जो एक खास वर्ग की जो योगी जी के सरकार से, उनके कदमों से जो नाराजगी थी, वह हमें चुनाव के परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर हम देखें, यह चुनाव अपने आप में एक अलग ढंग का चुनाव था, जहां करीब 30 वर्षों के बाद हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी पुनः सत्ता में उसकी वापसी होती है और ऐसा भी लगता है कि बीजेपी को तमाम जो बहुत सारे लोगों का जो आकलन था उसके विपरीत समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने उसे वोट दिया। इसका मतलब बीजेपी की स्वीकार्यता कहीं न कहीं समाज के विभिन्न वर्गों में आई। किन कारणों से हुई, उसके क्या फैक्टर्स थे, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह बताता है कि यह बीजेपी के लिए एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही उत्कर्ष का समय था। योगी जी के नेतृत्व के लिए जिसे लोगों ने सराहा, जिसे लोगों ने वोट के माध्यम से, सीट के माध्यम से जिसे हम देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी जो नीति है, अगर हम ब्रॉडर सेंस में कहें तो उससे उत्तर प्रदेश की जनता ने तहे दिल से उसे स्वीकार किया है। लेकिन चुनाव के पहले एक ऐसी तस्वीर हम लोग के सामने आई, हम लोगों ने इस पर बहुत चर्चा की और उस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा था कि लोग यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं थी। एक तो बेरोजगारी बहुत थी और उससे युवकों में नाराजगी थी। इसके अलावा और भी ऐसे मसले थे जिसको लेकर इस सरकार के प्रति एक नाराजगी साफ तौर पे दिखाई दे रही थी। कोरोना काल में भी जिस तरह का कुप्रबंधन दिखा और इन सब चीजों को लेकर विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की और वो माहौल ऐसा दिख रहा था जिससे लग रहा था इस आक्रोश में इस सरकार की तमाम कोशिशें जल जाएंगी। शासन प्रशासन को लेकर इस सरकार ने जिस तरीके से सख्ती दिखाई थी अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, उसको भी ये माना गया कि कुछ सिलेक्टेड माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई और पूरे तरह से एक जो एक कहते हैं कि कानून के आधार पर वो कार्रवाई नहीं थी, वो एक कानून संगत कार्रवाई नहीं थी। बुलडोजर चला देना एक ऐसा सिंबल था कि भाई कोई कानून नहीं, बस एक सरकार का फैसला है और सरकार के फैसले को लागू किया जा रहा है जबरदस्ती। तो इस तरह की एक धारणा बनी और उसकी वजह से माना यह जा रहा था, हम सब लोग ये कह रहे थे कि ये सरकार नहीं चल पाएगी क्योंकि इसकी वजह से, इस बात की वजह से कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सरकार बेरोजगारों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है और इससे पहले किसान आंदोलन की वजह से किसानों की बड़ी नाराजगी थी और वो सब जो विपक्ष की सभाओं में भीड़ जो जिस ढंग से जमा हो रही थी, तो इन सब चीजों से आकलन जो गया, इसमें कहाँ आपको ऐसा लगता है जिसकी वजह से एक बार फिर जनता ने विश्वास उधर ही जताया और विपक्ष की ओर नहीं गया? हालांकि विपक्ष के वोट बढ़े हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कौन सा कारक जो है अधिक कारगर साबित हुआ सत्ता के पक्ष में? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं 2022 का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उसको हम कुछ मामले में
2014 के लोकसभा चुनाव से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। यह अजीब लगेगा जब मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि 2014 में मोदी जी की स्वीकार्यता का जो सबसे बड़ा कारण था वह ये था कि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी वह एक कमजोर सरकार के रूप में दिखाई दे रही थी, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री लोग अपने अपने ढंग से वक्तव्य दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक कमजोर सरकार की छवि थी। तो इसका मतलब हुआ कि वह जो जनादेश था मोदी जी के पक्ष में, वह था एक सशक्त, एक मजबूत ऐसी सरकार की जहां प्रधानमंत्री का जो मत है वह प्रिवेल करे, जहां प्रधानमंत्री निर्णायक हो नीति के बारे में, नीति बनाने के बारे में, उसको लागू करने के बारे में। अगर हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो हम कुछ मामले में यह देख रहे हैं। हम कैसे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि मोदी की, योगी जी की सरकार जो है वह एक सशक्त सरकार है, एक ऐसी सशक्त सरकार है जो कानूनों को न केवल पास करा सकती है बल्कि उसे लागू भी करवा सकती है। बहुत सारे विश्लेषकों को यह लगा कि उन्होंने जो बुलडोजर चलाया वह कुछ खास लोगों के ऊपर चलाया, लेकिन जरा आप दूसरे परिदृश्य को ध्यान में रखिए। कितने समय से उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही और लोग राज्य की सत्ता को, सरकार की सत्ता को लोग पूर्ण रूप से मान नहीं रहे थे। कहीं न कहीं कमोबेश चुनौती मिल रही थी, जिसका उदाहरण हमें विभिन्न चीजों में मिल जाएगा। यह एक पहली सरकार आई जिसने क्या किया, एक मजबूत सरकार होने का एक उदाहरण पेश किया। जो सरकार बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ में कार्रवाई कर सकती है, बुलडोजर चला सकती है। इसका मतलब यह सरकार न केवल इच्छा शक्ति वाली सरकार है बल्कि उस इच्छा शक्ति को जो कार्य में बदल सके, यह इच्छा रखने वाली भी सरकार है और उसने ऐसा किया। तो कहीं न कहीं जनता के मन में एक सशक्त सरकार, जो सरकार कानून व्यवस्था का पालन करा सके, ऐसी सरकार की अवधारणा लोगों के दिमाग में है। कहीं लिखित नहीं है, घोषित नहीं है, लेकिन लोगों की यह चाह है, जो कहीं न कहीं लगा कि अगर हम योगी जी के सरकार को, अगर हम बीजेपी को पुनः वापस नहीं लाते हैं तो शायद वे पुराने दिन आ जाएंगे जब एक सशक्त सरकार, जब सरकार किसी कौम, किसी ग्रुप गुट, किसी इंटरेस्ट ग्रुप के सामने झुकने लगे। यह किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सामान्य जन नहीं चाहते हैं। और यही चीज जी, और यानी यही हम लोगों ने जो आकलन किया, हम लोगों ने जो आकलन पेश किया कि इस सरकार के खिलाफ में जो विरोध है उसको अखिलेश यादव अपने पक्ष में भुना रहे हैं। लेकिन जो सरकार ने, सत्ता पक्ष ने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि भाई अगर वापसी इनकी हो जाएगी, जो प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ तक और उनकी पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स यही कह रहे थे कि 17 के पहले के उत्तर प्रदेश को याद कीजिए। तो क्या आपको लगता है कि 17 के पहले का उत्तर प्रदेश एक ऐसा डर था जिस डर के वातावरण में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर तमाम तरह की जो उत्तर प्रदेश सरकार की, मौजूदा सरकार की नाकामियों को या उसकी कमियों को एक नजरअंदाज करके उसको दोबारा सत्ता सौंपी, क्योंकि वो चाहते थे कि कमजोर सरकार नहीं आनी चाहिए और ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए, ऐसी सरकार नहीं बननी चाहिए जो अपराधियों को माफ करने का नजरिया रखता हो। साथियों, पहले की सरकारों से यूपी में, जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले
यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार निश्चित रूप से देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे इश्यूज थे इस चुनाव में। जैसे आपने सही कहा, बेरोजगारी का था, अन्य मामलों में कोरोना के साथ कैसे सरकार ने निपटा, वह असंतोष का मामला था। लेकिन और किसी खास वर्ग के साथ जिस तरह से व्यवहार किए जाने की अवधारणा लोगों के दिमाग में, कंसेप्ट लोगों के दिमाग में था, तो इस सभी को लेकर के अखिलेश यादव ने उसको अपने पोल नैरेटिव में उसको स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश की। लेकिन अगर आप देखें तो उससे निकल कर क्या सामने आया? निकल कर यह सामने आया कि जब आप विभिन्न जो जातीय समूहों को लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथ, जिसमें से बहुत सारे नेता, ऐसे नेता जिन्होंने लास्ट मोमेंट में बीजेपी को छोड़ करके वो सपा में आए, तो मतलब क्या हुआ? क्या मैसेज गया? मैसेज यह गया कि आप जो समाज के सामने जो समस्याएं हैं उसकी ऊपर तो आप ध्यान दिलवा रहे हैं जनता का, लेकिन वास्तव में आप जो राजनीति कर रहे हैं वह राजनीति विकास की राजनीति नहीं है, वह राजनीति जातीय समीकरणों को साधने की राजनीति है। ये बात अलग है कि बीजेपी ने भी बहुत हद तक यही काम किया, लेकिन उनका यह जो प्रत्यक्ष रूप से यह दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि सपा के केस में यह दिखाई दे रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है यानी 17 में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सामाजिक समीकरण बिठाने की कोशिश की, उसको फ्रंट पे नहीं रखा, आगे नहीं रखा, बहुत उसको विजिबल नहीं होने दिया और दूसरे मुद्दों को उससे ढकने की कोशिश की, जबकि अखिलेश यादव ने खुलकर जातीय समीकरण को सामने रखा। इससे एक अलगाव दिखाई दिया बाकी जातियों में जो उनके साथ नहीं थे। आप ये कहना चाहते हैं? जी, अलगाव हो या ना हो, लेकिन आप किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं, यह इस बात को उजागर करता है कि आप जातीय समीकरणों को फिर से उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। कहीं न कहीं यह मैसेज गया। लेकिन मेरी दृष्टि में, जैसा मैं हमेशा मानता हूं कि चुनाव के समय में तो बहुत से मुद्दे होते हैं, लेकिन 1-2 मुद्दे जो होते हैं वे चुनाव को प्रभावी या अप्रभावी बनाते हैं। और इस चुनाव में जो जनता ने जिस रूप में देखा, उस रूप में उन्होंने देखा कि जो एक सशक्त सरकार, ऐसी सरकार जो किसी के खिलाफ में एक्शन ले सकती है, ऐसी सरकार की आवश्यकता है। और जो ये कहते थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए नागरिकों को डबल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और यह दिखाने का भी प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि जनता ने इस पर भरोसा किया, और खास करके जैसा कि कहा जाता है कि जो महिला वर्ग, जो आधी आबादी हैं, महिला वर्ग का रुख शायद बीजेपी के प्रति, प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति, उन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं को संबोधित किया, उसके प्रति कहीं न कहीं उनका झुकाव अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में
ज्यादा था और इस कारण से भाजपा की इस तरह से जीत हुई। नहीं, लेकिन झा साहब, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो एक जातीय आधार पर चुनाव होते रहे हैं और माना ये गया कि अखिलेश यादव ने जो समीकरण बैठाए थे उसमें उनकी अपनी जाति यादवों को और बैकवर्ड्स को साथ लेकर चलने की कोशिश की, और यहाँ तक कि उन्होंने अंबेडकर को, एक तरह से अंबेडकर की राजनीति को भी अपने साथ में शामिल करने की कोशिश की, दलितों को भी साधने की कोशिश की, और ऐसा लग रहा था कि एक बड़े वर्ग को, सामाजिक वर्ग को न्याय दिलाने की बात वो कर रहे हैं। तब क्या वजह थी कि इतने बड़े समाज में उनका जो है वोट बढ़ नहीं पाया और आखिरकार वो सत्ता से दूर रह गए? ये सामाजिक समीकरण थोड़ा मुझे समझाइए कि कैसे लोगों को ये क्या कन्विंस नहीं कर पाए, या फिर ये थ्योरी ही गलत थी उनकी? नहीं, थियरी तो देखिए, अगर हम भारत में जिस तरह से चुनाव होता है वहाँ जातीय समीकरण एक महत्वपूर्ण समीकरण होता है। तो उस आधार पर तो मैं नहीं कहूँगा कि अखिलेश यादव ने कोई गलती की, क्योंकि बीजेपी भी उसको करती रही है, लेकिन उसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं, उसे प्रच्छन्न रूप में उसे करती रही है। अखिलेश यादव ने उसे प्रत्यक्ष रूप में किया, तो स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वह गलत नहीं है। लेकिन जनता ने किस रूप में देखा, जनता ने क्या, अब जनता हमें लगता है इतनी मैच्योर हो गई है कि वह यह मानकर चलती है कि दो चार किसी जाति के नेता अगर एक दल से दूसरे दल में अपने राजनीतिक हितों, स्वार्थों के कारण अगर वह पाला बदलते हैं तो क्या जनता भी पाला बदल लेगी? क्या जनता इन नेताओं की गुलाम है या उनकी बंधुआ मजदूर है, जो वो जब कहें वह उस तरफ चले जाएं? क्या नेताओं का होल्ड आज के समय में भी इतना है अपने मतदाताओं के ऊपर, अपनी जाति के मतदाताओं के ऊपर, कि वे जिसे कहें लोग उसी को वोट दें? इसका मतलब हुआ कि मतदाता ने अपने सोचने, समझने और निर्णय करने की क्षमता अपने जाति के नेताओं को सौंप दी है। इसके लिए कहा जाता है कि भारतीय व्यवस्था में पीपुल डू नॉट कास्ट देयर वोट्स, दे वोट देयर कास्ट्स। ओके। पीपुल डू नॉट, जी। तो कहीं न कहीं यह जो हमारी राजनीति बदल रही है उसका भी यह संकेत जा रहा है कि अन्य समीकरणों के बावजूद जो मोदी जी ने और योगी जी ने जो नैरेटिव इस में दिया वह क्या था? जनता को सुख सुविधा दिलाने का। हमने बुलडोजर चलाया ऐसे तत्वों के ऊपर जिन पर बुलडोजर चलाना जरूरी था, मतलब एक सशक्त सरकार के बारे में उन्होंने छवि दी। और अगर हमें चुना गया तो जो हम विकास का काम कर रहे हैं वह विकास का काम चलता रहेगा। तो जनता को एक सवाल और बहुत ही प्रमुखता से इस चुनाव में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसको लिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो एक खास वर्ग को कंट्रोल में रखती है। यानी सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि मुस्लिम जो उच्छृंखलता है, मुस्लिम समाज की जो उच्छृंखलता है, उसके यहाँ जो बैड एलिमेंट है, उस पर काबू रखने में ये सरकार काबिल साबित हुई है। उसका उन्होंने प्रॉपर इलाज किया है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग उनसे जुड़ा है। इसको आप कैसे देखते हैं? इस नैरेशन को कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप पिछले 20 साल, 25 साल और खास करके अगर आप बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद से या उसके थोड़े पहले से भी अगर आप नैरेटिव को देखें, उत्तर प्रदेश की नैरेटिव को अगर आप देखें, तो क्या है कि सपा ने क्या किया कि उन्होंने मुस्लिमों का साथ लेने के लिए क्या किया कि उन्होंने एक तरह से हम देखें कि काफी ज्यादा छूट दे दी। और छूट देने का मतलब ये हम देख रहे हैं कि जो समाज के अन्य लोगों को लगा कि ये कुछ ज्यादा ही इन्हें छूट मिल रही है, इस चीज को समाज के अधिकांश लोगों ने और खास करके बहुसंख्यक समाज के लोगों ने इसे मुझे लगता है लाइक नहीं किया। तो इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ ने जब उन पर नकेल कसने की कोशिश की
तो लोगों को लगा कि हो सकता है वैचारिक विभिन्नताओं के बावजूद अगर हम समाज के अस्तित्व को देखें, समाज के भविष्य को देखें, देश के भविष्य को देखें, उन्हें लगा कि ऐसा करना ज़रूरी है और यही एक सरकार है जो ऐसा कर सकती है और जिसने बिल्कुल खुले रूप में ऐसा कहा कि हम करेंगे और उन्होंने किया। तो कहीं न कहीं यह सरकार के प्रति एक प्रकार से विश्वसनीयता को ही आगे बढ़ाता है। तो मैं जी तो इसे इस रूप में देखता हूँ। जी जी। एक और सवाल ये है कि आमतौर पर हम ये मानते हैं कि चुनाव जो है राजनीतिक दलों को एक अवसर देता है कि आप अपने वोटरों को प्रभावित करिए, उनको साधिए। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को अपने वोटरों को, जो उनके पास मुद्दे थे, उसके जरिए अपने वोटरों को साधने में कहाँ कमी रह गई या क्या उनसे गलती हुई? देखिए उन्होंने कोशिश बहुत की कि अखिलेश यादव ने खुद जैसे देखिए कि उनमें यादवों का वर्चस्व रहता है उनकी पार्टी में, उसको उन्होंने कम करके दिखाने की कोशिश की। इस तरह के बाहुबलियों को अपने से दूर रखने की कोशिश की। परिवारवाद का जो आक्षेप लगता था, उसको भी उन्होंने कम करने की कोशिश की और कि खुल्लम-खुल्ला उन्हें केवल सारे मुस्लिम का ही सपोर्ट होगा, इस बात को भी उन्होंने डाउन प्ले करने की कोशिश की। तो ये सभी तो चुनावी रणनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मुझे उचित प्रतीत होते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि जो हम धीरे-धीरे जब चुनाव आगे बढ़ रही है, हमारा समाज बढ़ रहा है, तो आने वाला भविष्य क्या होगा? आने वाले किस प्रकार की समाज की हम कल्पना करेंगे? तो पहला जैसे लोगों के मन में था कि नहीं पहले तो हमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। उसके बाद ही ना हम नागरिक अधिकार की बात करेंगे। उसके बाद ही हम विकास की बात कर सकते हैं। पहला तो लॉ एंड ऑर्डर है, जिसको लेकर के योगी सरकार ने बहुत ज़्यादा अपनी उपलब्धियों को गिनाया और लोगों को यह लगा कि इनकी बातों में दम है। अच्छा, एक चीज और क्या कि अखिलेश यादव इन इन इश्यूज को जो उनके खिलाफ जा सकते थे, जैसे उनके बारे में जो छवि है मुस्लिम परस्ती की, या अपराधियों को कह सकते हैं कि बढ़ावा देने का जो आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या उनको तो यह तक कहा गया कि आतंकवादियों की समर्थन देने वाली पार्टी है। तो इन जो आरोपों को पूरी तरह से जिस तरीके से एक नैरेटिव देना चाहिए था, जिस सफाई के साथ इसको लेकर एक क्लियरिटी अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को देना चाहिए था, उसमें भी कहीं चूक गए वो? निश्चित रूप से इसलिए कि हम किसी भी समस्या के केवल अगर एक पक्ष को जानते हैं, दूसरे पक्ष के ऊपर अगर प्रकाश नहीं पड़ता है, तो हम जो जानते हैं, जो हम देख रहे हैं एक डायमेंशन को, हम इसी को विश्वास करते हैं। तो अखिलेश यादव को चाहिए था कि जो उनके मुस्लिम सपोर्टर्स हैं, उनके बारे में बताएं कि जो उनकी छवि है, वह छवि वह नहीं है जो वे हैं। यह छवि जो है, यह गढ़ी हुई छवि है। अगर गढ़ी हुई छवि है तो कैसे है? जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं, मुख्तार अंसारी या उनके परिवार के जो और लोग हैं, जो राजनीति में रहे हैं इतने दिनों से, तो मुख्तार अंसारी के बारे में क्या छवि हमारे दिमाग में है? एक बाहुबली की छवि है, जो अपराध, हत्या, विभिन्न चीज़ों में शामिल रहे हैं और अपने बाहुबल से बचते रहे हैं। और ये योगी जी की ही सरकार है कि उन्होंने पहली ऐसी सरकार है जिसने बिल्कुल निर्णायक ढंग से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। तो एक तो नैरेटिव यह हुआ। दूसरा नैरेटिव है कि जैसे मान लीजिए वह दिखाते कि नहीं मुख्तार अंसारी का अपना बेस है या नहीं है, ये उनको साबित करना है। मुख्तार अंसारी शुरू से मेरा ख्याल है कि M.A. अंसारी जो उनके ग्रैंडफादर शायद थे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे, जिनके नाम पर अंसारी नगर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पास दिल्ली में, तो इनका परिवार ऐसा रहा है और वह उस नैरेटिव को भी सामने लाना चाहिए।
आज कितने लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो यह जानते हैं कि मुख्तार अंसारी या जो उनके भाई दूसरे जो एमपी रहे हैं, उनके जो ग्रैंडफादर थे वे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया था, कितने लोग जानते हैं? तो नैरेटिव आपको पूरा नैरेटिव रखना होगा। तो कहीं न कहीं वह चीजें अखिलेश यादव को जो करनी चाहिए थी और ऐसा करने में कहीं न कहीं उनको मुस्लिम समुदाय से भी सहयोग चाहिए। मुस्लिम समुदाय को भी बदलना होगा अपने आप को कि हम एक लॉ अवॉइडिंग हैं, हम सभी लोग लॉ अवॉइडिंग हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम तो ये बातें कहीं न कहीं आनी चाहिए। ये चीजें उन्हीं समुदाय से लोगों को आप करके आपको कहलवाना चाहिए था। इन चीजों पर जोर देना चाहिए था। तभी क्या होगा, यह जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड का जो नैरेटिव है वह उसकी धार कम होगी और तभी हम एक तरह से हम कहें कि एक समभाव वाले समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। लेकिन शायद मुद्दों की वजह से, शायद सामाजिक समीकरण की वजह से एक स्थिति ऐसी बनी थी उत्तर प्रदेश में जिसके बाद उस नैरेटिव में कहा नहीं कि इन्हें डरने की जरूरत है। अगर मैं आऊंगा तो जो आपके मन में है कि मैं केवल एक समुदाय विशेष से प्रभावित नहीं रहूंगा,